गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद इसरार में। तो इससे पहले हमने 2 वीडियो अपनी कवर कर चुके हैं, जिसको आपने अगर नहीं देखा है तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे अपनी बीपीएड के फर्स्ट पेपर के सिलेबस के बारे में और आगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको समझाएंगे और पढ़ेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं अपने सिलेबस की। बीपीएड फर्स्ट पेपर का ये सिलेबस है हिस्ट्री, प्रिंसिपल एंड फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन का। यानी कि इसमें हमारे पास पहली यूनिट में 6 टॉपिक आते हैं, जिनको 3 को हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। एक तो हमने कंप्लीट कर लिया है मीनिंग, डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन। दूसरा टॉपिक हमने कवर किया है एम्स एंड ऑब्जेक्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, यानी कि फिजिकल एजुकेशन के उद्देश्य क्या हैं और इसके गुण क्या हैं। और तीसरा टॉपिक हमने कल कवर किया था, इसका नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन प्रेजेंट एरा, यानी कि आज के युग में फिजिकल एजुकेशन की क्या महत्व है। तो हम बात करेंगे आगे। हमारा चौथा टॉपिक है मिसकॉन्सेप्शन अबाउट फिजिकल एजुकेशन, यानी कि शारीरिक शिक्षा के बारे में कुछ दिमाग में बैठी हुई भ्रांतियों के बारे में। यानी कि जो कुछ गलत बातें मस्तिष्क में बैठ जाती है कि शारीरिक शिक्षा ये है, शारीरिक शिक्षा वो है, इससे कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसी जो भ्रांतियाँ लोगों के दिमाग में बैठी हुई है उसके बारे में। और दूसरा हम आज कवर करेंगे रिलेशनशिप ऑफ फिजिकल एजुकेशन विद जर्नल एजुकेशन, यानी कि शारीरिक शिक्षा का जो हमारी जर्नल एजुकेशन है, यानी कि शिक्षा है, उससे क्या संबंध है उसके बारे में। और एक टॉपिक हम कवर करेंगे फिजिकल एजुकेशन एज एन आर्ट एंड साइंस, यानी कि फिजिकल एजुकेशन कला और साइंस के रूप में कैसे प्रयोग की जाती है। तो चलिए आज हम हमारा ये टॉपिक है शारीरिक शिक्षा के संदर्भ में भ्रांतियाँ, यानी कि भ्रमित जो बातें माइंड में बैठ जाती है उनको भ्रांतियाँ बोलते हैं। वो क्या क्या हैं, और ये भी हमारा किसी एक टॉपिक के साथ जोड़ के पूछ लेता है 15 नंबर में। जैसे वो पूछ लेगा शारीरिक शिक्षा क्या है और शारीरिक शिक्षा से संबंधित भ्रांतियों का संदर्भ में शारीरिक शिक्षा की भ्रांतियों का वर्णन करो। तो यहाँ से हम लिखेंगे शारीरिक शिक्षा के संदर्भ में कुछ ऐसी भ्रांतियाँ व्याप्त हैं जिन्हें सामान्यतः लोग शारीरिक शिक्षा की जगह प्रयोग में लाते हैं। यानी कि ऐसी जो भ्रांतियाँ हैं जो शारीरिक शिक्षा की जगह पे प्रयोग में लाते हैं। फिर हम लिखेंगे लोगों के आधार पर शारीरिक शिक्षा की जगह पर जो क्रियाएं प्रयोग में लाई जाती हैं उनका विवरण निम्नलिखित है। यानी कि जो भी लोग सोचते हैं अपने दिमाग में कि ये शारीरिक शिक्षा है, कुछ भी गलत दिमाग में बैठा लेते हैं, उनको हमें यहाँ लिखना है। फिर हम इनकी हेडिंग डालेंगे। हेडिंग नंबर 1 शारीरिक संस्कृति, यानी कि फिजिकल कल्चर। फिजिकल कल्चर को लेके जो लोगों में भ्रांतियाँ उसके बारे में लिखेंगे। शारीरिक बनावट व इसके विकास के लिए आवश्यक शारीरिक बलवर्धक क्रियाएं दोहराई जाती हैं। इसमें शरीर को आकर्षक व हष्ट-पुष्ट बनाए रखने पर अधिक महत्व दिया जाता है। यानी कि शारीरिक कल्चर में क्या होता है, इसमें शरीर की बनावट को हष्ट-पुष्ट बनाने का और शारीरिक विकास को करने पर बल दिया जाता है। फिर दूसरी इसमें हेडिंग में हम लिखेंगे कवायद व मार्चिंग। कवायद होती है जो ड्रिल हम करते हैं ना, ड्रिल और मार्चिंग। ड्रिल इसमें हम लिखेंगे इनके अंतर्गत बालकों को कुछ शारीरिक क्रियाएं ड्रम, लीजियम, डंबल, सीटी आदि को संगीत का प्रयोग कर करवाई जाती है। यानी कि इसमें
हम जैसे कोई एक्टिविटी करते हैं, जैसे रेफरी सीटी बजाकर करता है, या कुछ एक्टिविटी ऐसी होती है जिसमें हमें शरीर को लचीला भी बनाना पड़ता है, उसको इसमें लिया जाता है। फिर हम आगे लिखें, इसके अंतर्गत तालबद्ध प्रतिक्रियाओं पर ज़्यादा बल दिया जाता है। यानी कि तालबद्ध प्रतिक्रियाएं क्या होती हैं, जिनमें हम कुछ एक्टिविटी ऐसी करते हैं जो डांसिंग से रिलेटेड होती है या कुछ सीटी बजाने से रिलेटेड होती है, तो लोग कुछ ऐसी भ्रांतियों को गलत समझ बैठते हैं। अब इसमें तीसरी हेडिंग हमने डाली है जिम्नास्टिक्स, यानी जिम्नास्टिक्स में क्या क्या क्रियाएं होती हैं वो इसमें लिखेंगे। वे क्रियाएं जो जिम्नेजियम के अंतर्गत तालबद्ध व लयबद्ध रूप से अलग अलग उपकरणों की सहायता से की जाती है। समांतर बार, यानी कि समांतर बार को बोलते हैं पैरेलल बार भी बोलते हैं, पर यानी पैरेलल बार पर जो क्रिया की जाती है, जो क्रिया रस्सी पे की जाती है, जो क्रिया वॉल्टिंग टेबल पे की जाती है, ऐसी कई प्रकार की उपकरणों का प्रयोग करके जो क्रियाएं की जाती हैं वो भी भ्रांतियों में आता है। इनसे लोग ये बैठा लेते हैं माइंड में कि रस्सी पे चल रहे हैं, अभी गिर जाए तो हड्डी टूट जाएगी, ये वगैरह वगैरह ऐसी बातें माइंड में फिट करके रखते हैं, ये भी भ्रांतियों के अंदर आता है। अब इसमें लिखेंगे आदि पर की जाने वाली क्रियाएं इसके अंतर्गत आती हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। यानी कि लोग ये समझ लेते हैं कि ये तो यहीं अपने स्कूल में या अपने घर पर ही कर रहे हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय लेवल पर नहीं खेलते, जबकि ये अब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी जिम्नास्टिक्स की क्रियाएं की जा रही हैं। अब चौथी हेडिंग इसमें हम डालेंगे शारीरिक प्रशिक्षण, यानी कि शरीर से संबंधित जो प्रशिक्षण हम लेते हैं, जो ट्रेनिंग हम लेते हैं, उसकी बात करेंगे। जैसे पुलिस व सैनिक प्रशिक्षण हेतु करवाई जाने वाली शारीरिक क्रियाएं शारीरिक प्रशिक्षण कहलाती हैं। यानी कि जो पुलिस में और फौज में जाकर ट्रेनिंग करते हैं वो सारी क्रियाएं शारीरिक प्रशिक्षण में आती हैं। इसमें व्यक्ति द्वारा कठिन शारीरिक श्रम, यानी कि कठिन मेहनत, यानी कि ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, व विषम परिस्थितियों में थकान की अवस्था में लंबे समय तक क्रियाएं व्यक्ति की शारीरिक अक्षमता के विकास के लिए करवाई जाती है। यानी कि जब हम फौज में जाते हैं, उसके लिए ट्रेनिंग करते हैं, तो थकावट की अवस्था में भी हमें काम करना पड़ता है, अपने शरीर को इस हिसाब से ढालना पड़ता है जिससे वो कभी भी किसी काम को न कर पाए। उसको ऐसा बना दिया जाता है वो हर परिस्थिति में काम कर सकता है। चलो अब पांचवी हेडिंग हमने डाली है खेल, यानी कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्या क्या भ्रांतियाँ हैं, इसमें हम वो लिख देंगे। इसमें लिखेंगे स्पोर्ट शब्द ग्रीक भाषा के डिस एवं पोर्टर से लिया गया है, जिसका अर्थ है कार्य से खुद को दूर करना। यानी कि लोग इसको ये समझ जाते हैं कि खेल का अर्थ तो कार्य से खुद को दूर करना है, इससे अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता, ये भ्रांति बन जाती है। तो जबकि इसका यदि हम खेलों के बारे में सोचें तो सिर्फ खाली समय में आनंद व खुशी के लिए की गई शारीरिक क्रिया ही खेल के अंतर्गत आती हैं। यानी कि वो ऐसा सोच लेते हैं कि खाली समय में जो हम काम करते हैं या खाली समय में जो हमारी क्रियाएं की जाती है वही बस खेल के अंतर्गत आती हैं और कुछ नहीं होता। ये भी एक भ्रांति है। अब हम बात करेंगे कुछ और भ्रांतियों के बारे में जो हम हेडिंग से अलग वहाँ पे लिख सकते हैं। अगर हमारी ये हेडिंग याद रही तो ठीक, इनमें तो हमें लिखना ही है, साथ साथ 5-6 हेडिंग और लिख देंगे लाइन वाइज। जैसे इसमें हम लिखेंगे शारीरिक शिक्षा के संदर्भ में भ्रांतिवश प्रयोग की जाने वाली संकल्पनाओं को समझना आवश्यक है ताकि शारीरिक शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य पुष्ट रूप से ज्ञात हो सके। यानी शारीरिक शिक्षा का हमें पूरा लक्ष्य क्या है, क्या उसका महत्व है, क्या उसमें होना चाहिए, हमें पूर्ण रूप से पता लग जाए। इसलिए हम इसमें हमने पहला नंबर करके डाला है शारीरिक शिक्षा संगठित स्पोर्ट के कुछ रूपों में प्रतिभागिता के अतिरिक्त कुछ नहीं है।
यानी कि लोग समझते हैं कि खाली प्रतिभागिता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, यानी कि कुछ काम नहीं आती हमारे। ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि शारीरिक शिक्षा हमारे बहुत कुछ काम आती है, जीवन में हमें बहुत आगे बढ़ने में सहायक रहती है, हर पार्ट्स में जीवन के। अब दूसरी हेडिंग इसमें हमने डाल करके लिखा, शारीरिक शिक्षा मुख्यतः खेल क्रियाओं से संबंधित है, जिसमें अनुदेशन व पर्यवेक्षण की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि इसमें हम लिखेंगे कि लोगों ने कुछ समझा हुआ है कि केवल खेल से ही संबंधित है शारीरिक शिक्षा, और कहीं भी ना तो ये अनुदेशन में काम आती, ना पर्यवेक्षण में। पर्यवेक्षण का मतलब होता है आसपास की चीज़ों में, कहीं भी हमारे पूरे जीवन में काम नहीं आती। ये भी भ्रांति बनी हुई है। अब तीसरी हेडिंग हमने करके लिखा है, शारीरिक शिक्षा मनोरंजनात्मक क्रिया है जो व्यक्ति को सामान्य चिंताओं एवं समस्याओं से दूर ले जाती है। यानी कि लोगों ने ये भी दिमाग में बिठा रखा है भ्रांति की शारीरिक शिक्षा ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति को घर की चिंताओं से, परिवार की चिंताओं से दूर रखती है, यानी कि उसको अकेलापन महसूस कराती है। अब चौथी हेडिंग हमने डाल करके लिखा है, शारीरिक प्रशिक्षण एवं शारीरिक शिक्षा एक एवं समान है। यानी कि लोग समझते हैं कि शारीरिक प्रशिक्षण भी एक ही है और शारीरिक शिक्षा भी एक ही है, जबकि ये एक अलग अलग चीज़ें हैं। ये हमें इसमें लिखना है। फिर पांचवी हेडिंग हमने करके लिखी है, शारीरिक शिक्षा जिम्नास्टिक व्यायामों का समुच्चय है। लोग समझते हैं कि ये जिम्नास्टिक व्यायामों का ही सिर्फ समुच्चय है, जिन्हें विशेषतः फिटनेस के विकास हेतु किया जाता है। इसमें कुछ लोग ये समझते हैं कि जो शारीरिक शिक्षा है केवल जिम्नास्टिक व्यायामों का ही समुच्चय का मतलब होता है समूह, यानी कि शारीरिक जिम्नास्टिक व्यायामों का ही एक समुच्चय है, जबकि ये कहीं पे भी फिटनेस के अलावा कहीं काम नहीं आता। फिर छठी हेडिंग हमने करके लिखी है, इसमें शारीरिक शिक्षा शारीरिक संस्कृति या शरीर सोष्ठ है। यानी कि जो शारीरिक शिक्षा लोगों ने भ्रांति दिमाग में बैठा रखी है कि शारीरिक शिक्षा जो है शारीरिक संस्कृति या शरीर सोष्ठ है। शरीर सोष्ठ का मतलब होता है शरीर को ही बस शरीर के ही काम आती है और कहीं काम नहीं आती। तो चलिए इतना हम भ्रांतियों में लिख देंगे, 5 से 6 हेडिंग वहाँ ऊपर लिख देंगे और 5 से 6 टॉपिक बना के लिख देंगे। फिर हम इसमें ही एक टॉपिक और आ जाता है, शारीरिक शिक्षा का सामान्य शिक्षा से संबंध। यानी शारीरिक शिक्षा का जो एक्चुअली में जो शिक्षा है हमारी, उससे क्या संबंध है। इसमें हम लिखेंगे, साधारण व्यक्ति अपने अनुभव के अनुसार जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वह मानसिक हो या बौद्धिक या सैद्धांतिक हो अथवा व्यावसायिक, अपना ज्ञान बढ़ाता ही रहता है। यानी कि शारीरिक शिक्षा के द्वारा व्यक्ति क्या करता है, मानसिक, बौद्धिक, सैद्धांतिक और अपने व्यावसायिक का मतलब होता है जो हम काम करते हैं कुछ भी, उसमें अपना ज्ञान बढ़ाता रहता है। फिर शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के छिपे हुए गुणों को विकसित करना है, क्योंकि उन्हीं गुणों के विकास से व्यक्ति का सर्वपक्षी विकास संभव है। यानी कि जो व्यक्ति के अंदर जो गुण छिपे रहते हैं जिसको हम पहचान नहीं पाते, उनको बाहर निकालकर समाज के अंदर उजागर करके उसका विकास करना है। यानी कि जब तक वो अपने गुणों को विकसित नहीं करेगा तब तक वो सक्सेस या लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। फिर लिखेंगे, इस उपरोक्त विचार से हम अनुमान लगा सकते हैं कि एक व्यक्ति अगर तन और मन एकाग्र ना करे तो वह कुछ नहीं कर सकता। यानी कि अगर तन और मन एकाग्र नहीं होगा तो व्यक्ति कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि यह ऐसे पक्ष हैं जो एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते। यानी कि तन और मन व्यक्ति से अलग नहीं किए जा सकते। तन का मतलब है हमारे शरीर से और मन का मतलब है आंतरिक बुद्धि से, जो हम आंतरिक मस्तिष्क से, जो हम अंदर से अपने अंदर विचार लाते हैं। फिर लिखेंगे, विद्वानों ने कहा भी है,
स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, या स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। फिर आगे लिखेंगे, मानसिक रूप से थके हुए व्यक्ति को यदि बलपूर्वक शारीरिक क्रियाएं कराएं तो हो सकता है कि वह इन्हें संतुलित व पूर्ण रूप से न कर पाए। यानी कि अगर हम किसी थके हुए व्यक्ति को या मानसिक रूप से बलपूर्वक का मतलब होता है जोर दे करके कहें कि तू ये काम कर, तो वो उसको पूर्ण नहीं कर पाएगा, या संतुलित का मतलब होता है अच्छे से नहीं कर पाएगा। वह असक्षम महसूस करता है। असक्षम का मतलब यानी कि वो अपने आप को ये सोचता है कि मैं इसको नहीं कर पाऊंगा। शारीरिक शिक्षा शारीरिक क्रियाओं द्वारा कराई गई शिक्षा है। शारीरिक शिक्षा का संबंध शारीरिक क्रियाओं से होता है और जिस शिक्षा के माध्यम से किसी व्यक्ति विशेष का सर्वांगीण विकास संभव होता है। यानी कि शारीरिक शिक्षा का संबंध किससे होता है? ऐसे शरीर के विकास से जिससे वह सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण का मतलब होता है सारे पक्षों का विकास कर सके, बौद्धिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास etc। फिर इसमें लिखेंगे, यहाँ शिक्षा शब्द का प्रयोग शरीर के साथ किया गया है। इस शिक्षा का क्षेत्र काफ़ी व्यापक है क्योंकि शारीरिक शिक्षा में शिक्षा शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्थात विद्यार्थी कई अनुभवों के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करता है जिसका माध्यम निस्संदेह दीर्घपेशी प्रतिक्रियाओं से है, किंतु इसका उद्देश्य शिक्षा के उद्देश्यों से भिन्न होता है। यानी कि शारीरिक शिक्षा का जो उद्देश्य है वो हाल ही में हमारी पढ़ाई से भिन्न होता है। क्यों होता है भिन्न? क्योंकि हमारी जो पढ़ाई है उसमें तो हम एजुकेशन पे बात करते हैं, शिक्षा पे बात करते हैं, लेकिन शारीरिक शिक्षा के अंदर हम अपने शरीर का विकास, बुद्धि का विकास और अपने शरीर को हष्ट-पुष्ट बनाने यानी निरोगी बनने का विकास, ये वगैरह वगैरह रोगों से दूर रहने का विकास करते हैं। अब इसमें आगे हमने लिखा है चार्ल्स ए बूसर ने कहा है। चार्ल्स ए बूसर एक मनोवैज्ञानिक है। उन्होंने कहा है शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा प्रबंध का एक अभिन्न अंग है तथा जिसका ध्येय उन शारीरिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से है जिनका चयन शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक दृष्टि से स्वस्थ नागरिक का निर्माण करने जैसे उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया गया हो। यानी कि इन्होंने कहा है कि शारीरिक शिक्षा एक संपूर्ण शिक्षा का वह अभिन्न अंग है जिससे शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है, संवेगात्मक विकास भी होता है और व्यक्ति के सर्वांगीण विकास इसमें आ जाते हैं। फिर आगे लिखेंगे, शारीरिक शिक्षा एवं शिक्षा की परिभाषाओं को समझने के पश्चात हम कह सकते हैं कि शिक्षा एवं शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य एक ही है, मगर इसको प्राप्त करने का मार्ग एवं माध्यम अलग अलग हैं। शारीरिक शिक्षा शिक्षा का ही एक अभिन्न अंग है। यानी कि शारीरिक शिक्षा में और शिक्षा में क्या संबंध है, ये इसी का ही एक अभिन्न अंग है। फिर छठी हेडिंग हमने बताया था तुम्हें कि ये भी कहीं पे पूछ लेता है कि शारीरिक शिक्षा का संबंध कला और विज्ञान से कैसे है, तो ये भी हम इसमें लिखेंगे। इसमें हम हेडिंग डाल के लिख देंगे शारीरिक शिक्षा कला तथा विज्ञान के रूप में कैसे काम करती है, ये डाल के लिख देंगे। फिर इसमें हम लिखेंगे शारीरिक शिक्षा कला व विज्ञान दोनों ही है। यानी कि शारीरिक शिक्षा हमें कला यानी कि अपने शरीर से जो हम काम करते हैं वो करना सिखाती है, और विज्ञान का मतलब होता है कि अपने शरीर का ज्ञान भी कराती है। इसे कलात्मक विज्ञान कहे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यानी कि इसको हम कलात्मक विज्ञान भी कह सकते हैं क्योंकि इसके सिद्धांतों में कला व विज्ञान दोनों ही समाहित हैं। यह विज्ञान है क्योंकि यह व्यवस्थित एवं यथार्थ है
यानी कि हम यथार्थ का मतलब होता है एक्चुअली में किसी चीज़ का होना, कि यह ऐसा काम फिलहाल या आजकल जो काम हो रहा है सब वास्तविक है। फिर आगे लिखेंगे और इसमें कल्पनात्मक, सौंदर्यात्मक व सृजनात्मक का समावेश है। अब कल्पनात्मक का मतलब कल्पना करने का भी, सौंदर्यात्मक का मतलब अपने अंदर अपने आत्मा को और शरीर को सुंदर बनाना, एवं सृजनात्मक का मतलब तरह तरह की नई चीज़ों को सोचना आदि समावेशित हैं। इसलिए यह कला है, अर्थात जिस शिक्षा में दृढ़ता, सुंदरता, सृजनात्मक ढंग से सीखने की प्रेरणा देती है वह कला है। इसके अंतर्गत हम अपनी भावनाओं को संतुलित तरीके से अभिव्यक्त कर सकते हैं। यानी कि इसके अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, अपने विचारों को एक दूसरे के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, एक दूसरे के सम्मुख प्रस्तुत कर सकते हैं। अब इसमें हम लिखेंगे आगे, इसके अंतर्गत अपनी भावनाओं को संतुलित तरीके से अभिव्यक्त करते हैं। शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम व्यक्ति की तुलना का सौंदर्यात्मक स्वरूप देकर दक्षता एवं प्रदर्शन में कलात्मकता लाते हैं। यानी कि आगे हम इसमें लिखेंगे, इसके अंतर्गत हम अपनी भावनाओं आगे हम इसमें लिखेंगे शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम व्यक्ति को कल्पना का सौंदर्यात्मक स्वरूप देकर दक्षता व प्रदर्शन में कलात्मकता लाते हैं। शारीरिक शिक्षा बालकों को विभिन्न कौशल रुचिपूर्ण ढंग से सृजनात्मक मस्तिष्क से प्रदर्शन के लिए उत्प्रेरित करते हैं। यानी कि सृजनात्मक होता है नए नए तरीके सूझना और मस्तिष्क का विकास करना आदि सब शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत आ जाता है। फिर आगे इसी में हम डालेंगे शारीरिक शिक्षा विज्ञान भी है। इसके अंतर्गत बालक को मानव व उसके क्रियाकलापों का ज्ञान दिया जाता है। यानी कि शरीर का भी, मानव क्या है इसका भी पूरा ज्ञान दिया जाता है। विज्ञान का मतलब ही होता है ज्ञान को प्राप्त करना। फिर इसमें आगे हम लिखेंगे शारीरिक शिक्षा में बालक को समस्याओं के समाधान हेतु तथा समावेश करने के लिए प्रेरित किया जाता है। यानी कि हमारे पास जो कठिनाइयाँ आ जाती है उनका समाधान कैसे करना है ये भी इसमें सिखाया जाता है। शारीरिक के कार्यक्रम यानी शरीर के जो कार्यक्रम होते हैं में समाहित सिद्धांत व परिकल्पनाएं विज्ञान पर आधारित है। विभिन्न शारीरिक क्रियाओं व उपकरणों का प्रयोग मानव शरीर रचना विज्ञान, भौतिक शास्त्र, जैव रसायन शास्त्र, जैव यांत्रिकी शास्त्र, मनोविज्ञान आदि की सहायता के बिना संभव नहीं है। यानी कि अगर हम बात करें शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत सारी चीज़ें ऐसी ऐसी सिखाई जाती हैं जिससे व्यक्ति को सारे यानी रचना, शरीर की रचना कैसे हुई है, भौतिकी शास्त्र यानी भौतिकी शास्त्र में आते हैं जो हम क्रियाएं देखते हैं, जो हम प्रतिशोध करते हैं, नए नए हम आविष्कार करते हैं, सब भौतिकी शास्त्र में आते हैं। जैविक शास्त्र या जैविक रसायन शास्त्र में आते हैं, जो जैविक रसायन जो हमने नहीं देखे, जैसे गैस होती है, नई नई गैसों का कैसे उद्घाटन हुआ है, कैसे इसको बनाया गया है, नई गैस कहाँ से आई है, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। और जैव यांत्रिक शास्त्र के अंतर्गत आते हैं जो हमारे वायुमंडल में विद्यमान है वो चीज़ें। मनोविज्ञान के अंतर्गत आते हैं एक
व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के मन को जानना आदि की सहायता के बिना ये संभव नहीं होता। फिर हम इसमें लिखेंगे अतः इन विज्ञानों से प्रतिपादित सिद्धांतों की सहायता से ही ज्ञान लाया जा सकता है। इन्हीं की सहायता से बालक को बौद्धिक उपकरणों व अन्य साधनों के निर्माण तथा प्रयोग की सक्षमता उपलब्ध कराई जा सकती है। यानी कि इन्हीं भौतिक शास्त्रों के सहायता से हम बालक को क्या क्या बौद्धिक का विकास, उपकरणों के द्वारा सीखना, अन्य साधनों के निर्माण करना आदि सारी चीज़ें व्यक्ति के अंदर या बालक के अंदर आ जाती है। तो दोस्तों इसमें हमने ये आज अतिरिक्त तुम्हारे लिए बनाई है, इसमें से कुछ भी तुम्हें पूछ सकता है। आज हमारी पहली यूनिट कंप्लीट हुई। तो मैं वीडियो को पूरा करने से पहले आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगा, अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी तो उसमें जाके यूनिट फर्स्ट की 2 वीडियो और हमारे चैनल पे देख लो। और आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट और सब्सक्राइब करें और सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।